आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। पूरी फैमिली अच्छी होगी। ये लैला मजनू की कहानी 7th सेंचुरी की बात बताई जाती है और तब वहां पे एक कहते हैं कि अरब देशों में राजाओं का, अमीरों का बसेरा हुआ करता था और उसी में अरब के एक शाह थे अमारी, जिनके बेटे का नाम था कैस इब्ने आमरी। कैस मजनू का असली नाम था। और कहते ये भी हैं कि कैस को जब बचपन में ज्योतिषियों को दिखाया गया, नजूमी को, तो उसने उसको देख के कहा था कि ये लड़का जो है इश्क में दर दर भटकेगा, रेगिस्तान की खाक छानेगा। और ये बात कैस के माँ बाप को पता चली, लेकिन उन्होंने सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है। हालांकि उसके बाद उन्होंने कोशिश की थी कि उसकी परवरिश ठीक से हो, कम से कम इस नजूमी की, इस जो ज्योतिषी जो उसने भविष्यवाणी की थी उसकी बात सच ना हो। लेकिन कहते हैं कि दमिश्क के एक मदरसे में जब कैस पढ़ाई कर रहा था तब वहीं उसकी मुलाकात लैला से हुई। लैला के बारे में यह है कि लैला का रंग सांवला था, काला था, मजनू गोरा था, क्योंकि कई बार मुहावरों में भी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों में इश्क हुआ, प्यार, और धीरे धीरे लैला भी उससे बेशुमार प्यार करने लगी। लेकिन लैला के घर वाले कैस को अपनाने को तैयार नहीं थे। बहुत सारी वजह थी। बाद में लैला की शादी एक बिजनेसमैन से कर दी गई, एक व्यापारी उस वक्त बड़ा था, लेकिन लैला शादी के लिए तैयार नहीं थी और उसने शादी के बाद अपने शौहर को मजनू के बारे में, यानी कैस के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया कि वो उससे प्यार करती है और वो किसी और की नहीं हो सकती। कहते हैं कि उसका शौहर इससे बहुत नाराज हुआ, उसने उसको वापस घर छुड़वा दिया। इसके बाद इधर लैला बीमार रहने लगी इन सारी चीजों से, मजनू कहीं और, कैस यानी। बाद में कैस को पता चला लैला की सारी सच्चाई, तो वो फिर वापस आता है इधर। अब इस कहानी में यहाँ पे दो हिस्से हैं। एक कहानी में ये है कि जब वो वापस आता है तो लैला बीमार थी और लैला की चूंकि ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, तो एक दूसरा बेगाना दीवाना एक दोबारा शादीशुदा एक लड़की के लिए आ रहा है। तो उनको अच्छा नहीं लगा और वो पूरा रेगिस्तान से भटकते हुए जब आया तो उन्होंने उसको देख के पत्थर मारना शुरू किया। फिर लैला आती उसे बचाने के लिए, फिर दोनों लहूलुहान हो जाते हैं और कहते हैं कि दोनों दम तोड़ देते हैं। एक कहानी है। दूसरी कहानी यह है कि इसी का कि जब लैला बीमार पड़ती है, उसका शौहर उसे वापस घर भेज देता सच्चाई जानने के बाद, तो कैस को ये बात पता चलती है। कैस आता है और कैस और लैला दोनों घर से भाग जाते हैं। लैला के 2 भाई थे, वो कैस को मारने के लिए अपने लोग पीछे भेजते हैं और वही दोनों जो है पीछा करते हैं। और भी यह है कि भागते भागते लैला और मजनू ये दोनों राजस्थान पहुंच जाते हैं और राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके में एक जगह है अनूपगढ़, वहां आते हैं और पानी की तलाश में वहां तक भटक कर आए थे। पूरा रेगिस्तानी इलाका था और पानी मिलता नहीं और दोनों प्यासे दम तोड़ देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बाद में इसी अनूपगढ़ में लैला और मजनू का एक मजार है जो आज भी आप तस्वीरें भी देखते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहां पर इनका मकबरा है, इनका मजार बना, जिसमें देश भर के तमाम प्रेमी हर साल जून में एक मेला लगता है और वो आते हैं। और बाकायदा बीएसएफ ने भी इस मजार की, जो बॉर्डर के करीब है, तो पहले लैला मजनू मजार था, फिर मजनू मजार किया गया, तो वहां पे यह है। लेकिन ये उसी कैस और उसी लैला मजनू की मजार है या फिर ये पाकिस्तान से जो है ये कोई और लैला मजनू है, कोई और आशिक थे? इसके बारे में इतिहास में, हिस्ट्री में कहीं पुख्ता तौर पर कुछ नहीं है। तो लैला मजनू के 2 कंसेप्ट हैं, एक 7th सेंचुरी, एक 13th सेंचुरी। एक फिर अपने आ जाता है कि पाकिस्तान से ये दोनों लैला के भाई से जान बचाकर भागे और फिर प्यास, पानी की तलाश और रेगिस्तान में दम तोड़ दिया और अनूपगढ़ के पास इन दोनों का मकबरा बनाया गया। तो ये कहानी है। लेकिन इनमें से कौन सच है कौन झूठ, इसके बारे में हिस्ट्री या इतिहास पे बहुत ज्यादा मतलब मैंने टटोलने की कोशिश की, तो कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे मैं पुख्ता तौर पे कहूं कि यही सच है। लेकिन हाँ, ये बात फैक्ट है कि लैला मजनू 1-2 ऐसे लोग हुए थे जिन्होंने एक दूसरे से प्यार किया, जिसमें ये भी कहते हैं कि ऊपर वाले ने कुछ ऐसा दिया था कि दोनों को एक दूसरे के दर्द का एहसास होता था। अगर मजनू को कोई पीटता था तो लैला को तकलीफ होती थी, लैला को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता था तो मजनू को तकलीफ होती थी। ये कई जगह पे लिखा हुआ है। तो ये थी लैला मजनू की कहानी, जिसको मैंने बताया कि क्लियर कट में कि यही सच है ये नहीं कह सकता मैं। एक दूसरा इतिहास में रोमियो जूलियट की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है और इस कहानी को मशहूर कराने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो है शेक्सपियर। शेक्सपियर
ने रोमियो जूलियट की इस कहानी का मंचन किया, इसका प्ले किया, बहुत पूरी दुनिया में पॉपुलर है, बहुत सारी फिल्में बनी। लेकिन क्या रोमियो जूलियट की कहानी भी सच है? क्या वाकई में रोमियो जूलियट नाम के कुछ लोग थे? क्या दोनों वाकई एक दूसरे से इतना प्यार करते थे? और जो इनकी पूरी कहानी है क्या सच है? कितना सच कितना झूठ के मैं आगे बताऊं, पहले रोमियो जूलियट की पूरी कहानी शॉर्ट में ही आपको समझा देता हूं। रोमियो और जूलियट की यह कहानी इटली से पैदा होती है। इटली में एक जगह है वेरोना नाम के शहर से, जो शेक्सपियर के नाटक में भी दिखाया गया। कहते हैं कि रोमियो और जूलियट जब वहां रहते थे, उसमें दो खानदानों के बीच में दुश्मनी थी। उस वक्त किंगडम था, राजशाही थी। एक पार्टी में रोमियो की मुलाकात जूलियट से होती है। पहली नजर में दोनों में प्यार हो जाता है। इसके बाद दोनों चोरी छुपे मिलते हैं। हालांकि दोनों को पता था कि दोनों खानदान में दुश्मनी है, उनका रिश्ता कभी कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। इस दौरान में उनके एक करीबी थे फादर फायर लॉरेंस, तो एक कैरेक्टर, तो कहते हैं कि उनको भी इनके इश्क के बारे में पता चला। फिर उन्होंने उनको एक मशवरा दिया कि एक काम करो, तुम लोग शादी कर लो। शादी को खुफिया रखते हैं, गुप्त रखते हैं, और बाद में सही मौका आने पर दोनों खानदान को बता दिया जाएगा। हो सकता है तुम दोनों की शादी की वजह से दोनों खानदान की दुश्मनी कम हो जाए, खत्म हो जाए। रोमियो और जूलियट इस तरह से गुप्त शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद यह था कि सही मौके पे आके दोनों बताएंगे, लेकिन इत्तेफाक से कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं कि जूलियट के एक रिश्तेदार का खून रोमियो के हाथों हो जाता है। अब जब रोमियो के हाथ होता है तो उस वक्त वहां का जो प्रिंस था, राजकुमार, उसे पता चलता है। वो रोमियो को कहता है कि तुम सुबह सूरज निकलने से पहले ये शहर छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अब चूंकि दोनों शादी कर चुके थे और इस शादी के राजदार बहुत कम थे, लेकिन रोमियो के लिए हुक्म आ गया था, जूलियट को छोड़ के उसे जाना था। और वो आखिरी बार रात को मिलता है जूलियट से, और सुबह वो शहर छोड़कर एक दूसरे शहर के लिए कूच कर जाता है। उसके जाने के बाद अब इधर जूलियट के घर वाले उसकी शादी कराने की कोशिश करते हैं। पहले तो जूलियट मना करती है, उसी राजकुमार के भाई से। इसके बाद परेशान होकर जूलियट उसी फादर के पास जाती है जिन्होंने शादी कराई। वो कहती है मेरी तो शादी हो चुकी, लेकिन मेरे घर वाले दूसरी बार शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्हें पहली शादी का सच पता नहीं है। तो इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। फादर उसे कहते हैं कि तुम मरो मत, सुसाइड का ख्याल निकाल दो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। वो कहते हैं मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ, ये बेहोशी की दवा है, इस दवा को तुम पीकर सो जाओ, सुबह लोग समझेंगे कि तुम्हारी मौत हो गई है। लेकिन इस दवा का असर एक खास मुद्दत, एक खास टाइम तक होगा, इसके बाद तुम अचानक उठ जाओगी। लेकिन जब तक तुम बेहोश होगी लोगों को यही लगेगा कि तुम मर चुकी हो। पर इस दवा को अकेले कमरे में पीना, और फिर सुबह तक दुनिया को पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर जब ये तुम्हारी डेड बॉडी ले आएंगे और उसके बाद सारी चीजें होंगी, फिर सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इधर जूलियट को ये मशवरा दिया फादर ने, और दूसरी तरफ उन्होंने अपने एक मैसेंजर को तैयार रखा कि वो जाके रोमियो को बता दे कि हम लोग इस तरह का नाटक कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो जूलियट है वो मरेगी नहीं, लेकिन दुनिया की नजर में लगेगा मरेगी, ताकि उसे भी सच्चाई पता हो। इसके बाद जूलियट फादर के कहने पर भाई बेहोशी की दवा पी लेती है। सुबह परिवार के लोग देखते हैं, उन्हें लगता है जूलियट मर गई, मातम पसर जाता है। इसके बाद उसकी बॉडी को ले जाया जाता है। इस दौरान में इधर फादर जो है अपने एक मैसेंजर, एक हरकारे को भेजते हैं रोमियो के पास कि उसको मैसेज दे दो कि ऐसे ऐसे जूलियट मरी नहीं है, बल्कि हम लोगों ने एक नाटक किया है। अब इत्तेफाक से वो जो लेटर था फादर का, जिसको भेजा था लेकर, वो किसी और काम में उलझ जाता और वो रोमियो तक पहुंचता नहीं। इधर इस शादी का जो गुप्त शादी की थी रोमियो और जूलियट ने, उसमें एक उसका राजदार था, उसे इधर पता चलता है कि जूलियट की मौत हो गई। वो जाकर रोमियो को बता देता है कि जूलियट की मौत हो गई। ये सुनकर रोमियो को बड़ा सदमा लगता है। वो अपने साथ एक जहर लेता है और जहर लेकर उस शहर में वापस आता है जिस शहर से उसे निकालने की सजा दी गई थी। वहां पे फिर उसे देखा जाता है और कहते हैं कि ये रोमियो कैसे आया। फिर लड़ाई होती है। इसके बाद रोमियो जूलियट की बॉडी के पास जाता है। अब तक उसे सच्चाई नहीं मालूम कि जूलियट भी जिंदा होगी। फिर उसे लगता है कि जब जूलियट ही नहीं रही इस दुनिया में तो मैं जी के क्या करूंगा, और वो जहर पी लेता है। जैसे ही जहर पीता है, इधर जूलियट को होश आ जाता है और वो देखती है कि रोमियो ने जहर पी ली और अब उसकी हालत खराब है, वो बोलने लायक भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद रोमियो की मौत हो जाती है। अब जूलियट को लगता है कि जिस रोमियो के लिए मैं जिंदा थी, जिसके लिए मौत तक का नाटक कर रही, अब वही इस दुनिया में नहीं है तो मैं क्यों रहूं। फिर जूलियट भी अपनी जान दे देती है और इस तरह रोमियो और जूलियट दोनों की मौत हो जाती है। बाद में वो फादर जिन्होंने दोनों की शादी कराई थी, वो सच बताते हैं कि ये सारी चीज़ों में मेरा रोल है, मैंने दोनों की शादी कराई है, मैंने आइडिया दिए। फिर उस वक्त के राजकुमार को एहसास होता है, उनका कहना कि अगर दो खानदान के बीच में दुश्मनी ना होती तो शायद रोमियो और जूलियट को जान न देनी पड़ती, दोनों खुश होते, जिंदा होते। उसके बाद उस राजकुमार ने कहा कि आज के बाद दोनों खानदान अपनी दुश्मनी भुलाकर प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक साथ रहेंगे। और फिर दोनों खानदान के बीच की दुश्मनी खत्म हो गई और दोनों फिर
मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। तो ये कहानी थी रोमियो और जूलियट की। लेकिन क्या वाकई वे रोम शहर में रोमियो और जूलियट नाम के कोई ऐसे किरदार थे, कैरेक्टर थे? कहा जाता है कि जब शेक्सपियर ने यह कहानी लिखी थी तो उन्होंने ये कहानी एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर होकर लिखी थी, ये जो पूरा नाटक था। और इटली में ऐसे कैरेक्टर थे। लेकिन फिर यही है कि इतिहास इसके बारे में अलग अलग बातें कहता है। तो ये शेक्सपियर की उपज थी रोमियो और जूलियट उनके दिमाग की, या रोमियो और जूलियट वाकई थे, वास्तविक है, सच्चाई है? इस बारे में भी दावे से और ठोक के कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि हम सभी जानते हैं, जब मुहावरे देते हैं लैला मजनू, रोमियो जूलियट, लेकिन रोमियो और जूलियट से एक और चीज़ है जो सब मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए। हम जब भी किसी सड़क छाप मजनू की बात करते हैं, या बहुत सारे ऐसे अपने, जैसे लास्ट कुछ साल पहले आपको याद होगा यूपी में एक मजनूओं को पकड़ने का दस्ता अभियान चला था, तो जब भी बात होती है तो कहते हैं ये रोमियो है, रोमियो, सड़क छाप रोमियो। जबकि अगर आप शेक्सपियर के रोमियो की तरफ आप देखें और जाएं तो वो सड़क छाप और मजनू या छिछोरा या छेड़ने वाला इस तरह का नहीं था। उसने सिर्फ एक लड़की से प्यार किया, जूलियट से, और उसके लिए अपनी जान दी। तो ऐसे लोगों के साथ कंपेयर करना रोमियो का नाम लेकर, मुझे लगता है कि वो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि रोमियो की इमेज जब तक अलग थी, रोमियो एक अलग कैटेगरी में, और जो हमारे यहाँ सड़क छाप मजनू है उनकी तो खैर कैटेगरी अलग ही है। तो बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी, पता नहीं इस फरमाइश के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन कल संडे था, कल मैंने काफ़ी वक्त इस पर बिताया, कोशिश की कि कुछ सच्चाई ढूंढ के लाऊं जितनी जगह पे गया, और तभी मैं अभी दोनों को बता तो चुका आपको, लैला मजनू और रोमियो जूलियट। लेकिन क्या फैक्ट है, कितना सच है, ये मैं दावे से नहीं कह सकता। बट आप लोगों की फरमाइश थी, इसलिए आपके सामने जितनी जानकारी थी मैंने रख दी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक शहर जो आबाद हुआ 1905 में, 1905 में 1905 में उस शहर में एक पुलिस बनी लॉ एंड ऑर्डर के लिए। 100 साल से ऊपर बीत गए और उस शहर की पुलिस आधे से ज्यादा वक्त, यानी करीब 58-60 साल तक एक केस में उलझी रही और उस एक केस को सुलझा नहीं पाई। करीब 58 साल गुजरने के बाद एक 18-20 साल का लड़का सामने आता है और कुछ महीनों की मेहनत के बाद उस केस को सुलझा देता है, जिस केस को 58 ईयर्स तक किसी ने नहीं सुलझाया। एक शहर की जिसकी पुलिस की हिस्ट्री 100 साल 110 साल है, उसमें 58 साल तो उस केस में लगा दिया, नहीं सुलझे। न जाने कितने आईओ आए, इन्वेस्टिगेटिव अफसर, न जाने कितने पुलिस अफसर आए अलग अलग वक्त में, इन 58 सालों में कोई नहीं सुलझा पाया। 18-20 साल का एक स्टूडेंट, एक लड़का इस केस को सुलझा देता है। ये जो केस है बेशक 58 साल पुराना है, लेकिन पिछले हफ्ते, लास्ट वीक, इसी शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सिर्फ लास्ट वीक की बात कर रहा हूं मैं, इसी फरवरी में 2022 में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह थी, और शायद ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐसी तस्वीरें दुनिया में बड़ी कम देखने को मिलती हैं, जो शहर के मौजूदा पुलिस चीफ, उनकी टीम, और 58 साल पहले से लेकर इन 58 सालों में जितने पुलिस अफसर ने इस केस पे काम किया, वो सारे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत ये थी कि 58 साल पुराना एक केस खोला जा रहा था। 58 साल से कत्ल और रेप का जो मामला था वो उजागर होने जा रहा था, और उन तमाम पुलिस अफसरों को बुलाया गया जिन्होंने किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी वक्त में इस केस पे काम किया, इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। तो ऐसे सारे पुलिस अफसर, जितने लोग जिंदा थे, इनमें से कई की तो मौत भी हो गई, वो गवाह थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। क्योंकि वजह यह थी कि शहर में इससे बड़ा, इससे अनसुलझा केस इतने लंबे वक्त तक, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं थी। कहानी 1964 की है, 18 मार्च 1964। कहानी अमेरिका की है। पेंसिल्वेनिया में एक शहर है जिसका नाम है हेजल्टन। यहां पे एक 9 साल की बच्ची रहती थी, उसका नाम था मारिस शिवेरेला। मारिस की उम्र 9 साल थी, स्कूल में पढ़ रही थी। 18 मार्च 1964 को सुबह सुबह स्कूल टाइम पे वो अपने घर से निकली। अपनी टीचर को उस दिन उसे कोई गिफ्ट देना था, उससे एक दिन पहले उसने वादा किया था। वो गिफ्ट लेकर घर से निकलती, घर के पास में बिल्कुल स्कूल। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि मारिस स्कूल नहीं पहुंची। टीचर का मैसेज घर तक आता है, घर वाले परेशान। 2 घंटे के बाद घर और स्कूल के बीच में एक गड्ढे से 9 साल की बच्ची मॉरिस की लाश मिलती है। पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस लाश को लेकर अस्पताल जाती है।
बट लाश की हालत देखकर ही लगा था कि इस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाता है कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ, सिर्फ 9 साल की बच्ची की, और इसके बाद उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। अब पुलिस उस मामले की जांच करती है, तमाम आसपास के लोगों से पूछताछ होती है, जितने भी शक जिन लोगों पे था उनको उठाकर पूछताछ की जाती है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। ना कोई विटनेस मिलता है, ना वजह मिलती है, ना किसी इस बच्ची के घर वालों से किसी की दुश्मनी थी ये मिलती है, कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता। हाँ, उस बच्ची की लाश के साथ उसका जैकेट मिलता है, और वो जो सारी चीजें थी उसको सहेज कर पुलिस ने रख लिया ताकि आगे चलकर साइंटिफिक तरीके से भी इस केस पे काम किया जा सके। तो ये सारी चीजें रखी गई, जांच शुरू हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस जांच करती रही और साल दर साल बीतते गए, बच्ची के कातिल का कोई पता नहीं चला। जैसे जैसे वक्त बीता, फिर उस जैकेट और उसके जो सैंपल थे उस पे उसके जरिए डीएनए साइंस ने तरक्की की, उसके जरिए सारी कोशिश की गई कि कुछ पता चल सके, लेकिन वो भी पता नहीं चला। अब 1964 से 2000 आ गए, 2000 पार करते गए, 2019 तक, मानी 56 ईयर पहले तक, बल्कि 55, 64 के केस को 2019 तक पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रही। पुलिस की भी लेकिन तारीफ करेंगे कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मतलब 55 साल हो गए, 55 साल में भी हर नया पुलिस अफसर आता इस केस की फाइल पे एक नजर जरूर डालता, फिर उसकी तफ्तीश करता, हर छोटी से छोटी जानकारी जो केस से रिलेटेड है वो भी लेता और उसके बारे में छानबीन करता। 2005 के बाद जब साइंस ने तरक्की की, उस बच्ची के साथ पास से जो जैकेट मिले, बाकी चीजें मिली, उससे फिर उसकी डीएनए और बाकी चीजों की एक तरह से उस लाइन पे तफ्तीश की गई। तो उस जैकेट से भी कुछ सैंपल मिले थे, लेकिन इत्तेफाक से वो सैंपल रिटर्न में किसी से मैच नहीं कर पाया। हालांकि जितने डेटाबेस उनके पास तब तक जमा हो रहे थे उन सब से भी कराया, लेकिन किसी भी क्रिमिनल से या किसी भी आम जो डेटाबेस था उससे किसी का मैच ही नहीं हो रहा था। तो कुछ पुलिस को क्लू ही नहीं मिल रहा था कि इस बच्ची का कातिल कौन है, रेपिस्ट कौन है। और पुलिस के लिए चैलेंज, पुलिस अपना काम कर रही है, वक्त बीतता जा रहा है, जितने सस्पेक्ट थे सबके रिकॉर्ड खंगाल लिया पुलिस ने। हर नए साल में सब जो चीजें नहीं आ रही उसके हिसाब से भी जांच कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान पहली बार इस केस में एक सबसे बड़ा मोड़ आता है 2019 में। 2019 में जीनेलॉजिकल का एक स्टूडेंट जिसका नाम एरिक हुबर्ट था, एरिक हुबर्ट भी इस केस को बहुत पढ़ चुका था। 18 साल सिर्फ इसकी उम्र। इसने बहुत कुछ पढ़ा, उसने देखा कि हाल में जो साइंस ने तरक्की की उस हिसाब से भी पुलिस इसकी जांच कर रही है, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कोई कातिल नहीं मिल रहा है। इसने फिर पुलिस से कांटेक्ट किया, हेजल्टन पुलिस से, और उसने कहा कि वो इस केस पे काम करना चाहता है। हेजल्टन पुलिस ने कहा कि हम 58 साल से 55 साल से वैसे ही लगे हुए हैं, चलो एक ट्राई तुम भी कर लो। अब एरिक इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है अपनी पढ़ाई के हिसाब से। सबसे पहले वो ये करता है कि जो डीएनए के सैंपल थे उस शहर के डेटाबेस में और इस केस से जुड़े हुए और जो जैकेट से मिले थे, वो उनके जरिए एक फैमिली ट्री बनाना शुरू करता है। फैमिली ट्री का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कौन, मेरे फादर कौन, मेरे दादा कौन, मेरे परदादा कौन, फिर उससे पहले के कौन, वो फैमिली ट्री बनाना शुरू करता है। फैमिली ट्री बनाते बनाते बहुत सारे लोगों के जो डीएनए प्रोफाइल थी वो उसके हाथ लगती है, वो उसको चेक करता है, अपने हिसाब से जांच करता है। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को उसमें से निकालता जाता है। करीब 2 साल बीत जाते हैं, 2019 से 2021 आ जाता है। एरिक अब 20 साल का हो गया और अचानक लास्ट ईयर 2021 खत्म होने, दिसंबर की बात है ये, उसे कामयाबी मिलती है। एक फैमिली ट्री में जाते 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 उस फैमिली ट्री से जुड़े हुए एक शख्स से मॉरिस के उस जैकेट पे जो सैंपल था उसका मिलान कर जाता है, वो मैच हो जाता है। और तब पता चलता है कि कातिल और रेपिस्ट कौन है। जब उसकी पूरी जांच की गई और पुलिस पुख्ता तौर पर मान चुकी कि यही है सैंपल और 100% मैच कर गया है उस जैकेट से और इस फैमिली ट्री के मिलान से, तो शख्स का नाम सामने आया। उसका नाम था जेम्स पॉल। 1964 में जब मॉरिस का रेप और मर्डर हुआ तब उसकी उम्र थी 20 साल, 20 ईयर।
जेम्स पॉल और 2 मामलों में पकड़ा गया था। उसके रिकॉर्ड, डेटा और डीएनए भी थे पुलिस के पास, सैंपल मतलब बाकी चीजें, एक छेड़खानी के मामले में और एक मारपीट के मामले में। तो जब सारी तौर पर, साइंटिफिक तौर पर यह पुख्ता हो गया कि जेम्स पॉल ही वो शख्स था जिसने 58 साल पहले 9 साल की उस बच्ची का रेप किया और फिर मर्डर किया, तो हर तरफ से करने के बाद फिर पुलिस ने पता किया कि हाँ, जिस तारीख को यह हुआ जेम्स पॉल उसी शहर में था, उसी इलाके में था। इधर डीएनए ने काम कर दिया अपना, फैमिली ट्री से पता चल गया। अब बारी थी जेम्स पॉल को पकड़ने की। जेम्स पॉल की अब उम्र 36 साल हो गई थी। जब ये क्राइम किया था तब उसने 20 साल का था। 58 साल के बाद एक केस को पुलिस ने सुलझा लिया। कातिल का नाम, चेहरा, पता सब पुलिस के सामने। लेकिन फिर यहां कहानी में ट्विस्ट। पुलिस कातिल जेम्स पॉल को 58 साल के बाद बेपर्दा तो करती है पर पकड़ नहीं पाती। उसकी वजह यह थी कि जब उसकी उम्र 36 साल की थी तभी हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। यानी कातिल को ऊपर वाले ने अपने तौर पे ही सजा दे दी। कानून के हाथ नहीं लगा, लेकिन कातिल का पता चल गया। इसके बाद अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई पिछले हफ्ते, बाकायदा उसकी तस्वीर दिखाई गई जेम्स पॉल की। पूरी जो सीक्वेंस थी क्राइम की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। सारे नए पुराने जितने लोगों ने इस केस पे काम किया उन सारे लोगों की मौजूदगी में बताई गई। एरिक, जो 18 साल का बच्चा, अब 20 साल का, जिसने केस सॉल्व किया, उसकी तारीफ हुई। इसके बाद मॉरिस के कुछ रिश्तेदार आए। माँ बाप इस दुनिया में अब रहे नहीं। उन्होंने बताया कि हालांकि कातिल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 58 साल से वो सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि 9 साल की एक बच्ची के साथ ऐसी वहशियाना हरकत करने वाला कौन। और अब उनके सामने वो नाम भी और चेहरा भी। अब उन्हें सुकून मिला। हालांकि उनका कहना था कि 9 साल की उम्र में मॉरिस जो है वो नन बनना चाहती थी और सोशल वर्क करना चाहती थी, समाज सेवा। लेकिन 9 साल की उम्र में ही उस मासूम की जिंदगी छीन ली गई थी। बट 58 साल के बाद आखिरकार मॉरिस के कातिल, उसके बलात्कारी का पता चला। लेकिन यहां पे ये कि पता तो चला, लेकिन करीब 22 साल पहले वो भी इस दुनिया से जा चुका था। तो ये थी अजीब सी कहानी।